आज का ये जो वीडियो है आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप सही सुने हैं कि आपको ये वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, ठीक है? जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने बनाया ही नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का, ठीक है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास जो चैप्टर 9 है, इस चैप्टर का अभ्यास का प्रश्नों का हल। और ये वीडियो पार्ट 1 होगा, यानी कि इस अभ्यास के लिए और एक वीडियो हम बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा आपको कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। आप 1-2 प्रश्न दे करके प्लीज़ ना भागिए, पूरा वीडियो कम से कम आप देख करके जाइए। तो चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे और चैप्टर के बातों को अगर आप समझे हैं तो आप आसानी से इसका हल कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल हम इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है? क्या है? मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे। देखिए एक मटर का पौधा था, ठीक है? जिसका पुष्प कैसा था? बैंगनी, और वो लंबा था, ठीक है? तो लंबा को हम लोग बोल देते हैं बड़ा टी और बैंगनी को बोल देते हैं डब्लू, ठीक है? उसके बाद क्या करता है? काश संकरण बोने पौधों, ठीक है? बोना पौधा से कराया जाता है, जिसको हम लोग छोटा टी मान लेते हैं, जिनके सफ़ेद पुष्प थे, ठीक है? तो हम लोग छोटा डब्लू मान लेते हैं सफ़ेद पुष्प को, ठीक है? और बैंगनी पुष्प को बड़ा डब्लू से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे। देखिए यहाँ पर जितना भी पुष्प था सारा का सारा बैंगनी रंग का था, ठीक है? परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे बोने थे, लेकिन आधा क्या हो गया? बोना हो गया, लेकिन सारा का सारा बैंगनी हुआ, ठीक है? तो सारा का सारा आधा बोना हुआ, ठीक है? आधा बोना हुआ इसका मतलब क्या है? टी वहाँ पर रहेगा, छोटा वाला टी, ठीक है? और और क्या था? जितना भी था सभी बैंगनी रंग का था, ठीक है? फिर क्या कहता है? इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना निम्न थी। तो लंबा जो जनक था, ठीक है? उसका क्या रचना था, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा डब्लू, ठीक है? यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या पूछा है? समजात अंगों का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जोड़ा दिया हुआ है, हमारा हाथ तथा कुत्ते की अग्रपाद, फिर दिया है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, फिर दिया है तीसरा में आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो समजात अंग हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा अंग जिसका उद्भव यानी कि बनावट, ठीक है? संरचना जिसको बोल सकते हैं, वो एक समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है ऊपर का, तीनों का तीनों सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि डी नंबर, उपरोक्त सभी, ठीक है? क्योंकि ऊपर जो जितना है सबका बनावट लगभग लगभग एक जैसा रहता है, मतलब सबका जोड़ा में, ठीक है? जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी कि अगला पैर, इसका बनावट एक समान रहता है। फिर हमारे दांत तथा हाथी के दांत, देखिए हमारे दांत जो होता है और हाथी का जो दांत होता है वो एक समान बना हुआ रहता है, ठीक है? लेकिन उसका कार्य अलग है। तीसरा में आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, आलू समझते हैं हम आप लोग, आलू जो होता है वो तना है, और घास का भी ऊपरी भूस्तरी क्या है? तो ये भी तना है, और ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल भी ऑब्जेक्टिव है और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? इसके बाद सब्जेक्टिव है। क्या पूछा है? विकास के दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? यानी कि अगर विकास के मामले में देखा जाए तो इन चारों में से हम किससे संबंधित है, ठीक है ना? किससे मेरा अधिक समानता है? मनुष्यों का किससे अधिक समानता है, ठीक है? मनुष्य से ज़्यादा कौन मेल जोल खाता है? पहला चीन का विद्यार्थी, दूसरा चिंपैंजी, तीसरा मकड़ी और चौथा जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के विद्यार्थी, ठीक है? क्योंकि चीन का जो विद्यार्थी है और हम लोग जो है एक ही है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। यहाँ से सब्जेक्टिव शुरू होता है, ठीक है? क्या पूछा है इसमें? एक अध्ययन से पता चलता है हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक यानी कि माता पिता की आँखें भी हल्के रंग की होती है। देखिए एक अध्ययन किया गया, उसमें पता किया गया, उसमें पता चला है कि बच्चा का जो आँखों का हल्का रंग है वो रंग उनके माता पिता का भी है। फिर बोला इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इससे पूछा है क्या हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि आँखों का जो हल्का रंग होना है
ये प्रभावी लक्षण है कि अप्रभावी लक्षण? तो चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। देखिए इसमें आंसर में क्या लिखे हैं, आँखों का हल्का रंग एक प्रभावी लक्षण है क्योंकि यह उसके माता-पिता से स्थानांतरित होकर प्रदर्शित हो रहा है। इस आंसर को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रभावी लक्षण बोलते किसको हैं। प्रभावी लक्षण उसको बोलते हैं जो किसी भी बच्चे को, किसी भी जीव के बच्चे को उसके माता-पिता से प्राप्त होता है और वो लक्षण जो माता-पिता से प्राप्त हुआ है, वो लक्षण उस जीव में दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे कि अगर माता और पिता दोनों के सहभागिता से जन्म हुआ है किसी एक मनुष्य के छोटे बच्चे का और उसमें से चेहरा आया है मम्मी का, ठीक है, मम्मी का चेहरा मिलता जुलता है और इसके बच्चे से मिलता जुलता है मम्मी का चेहरा। ऐसा बात नहीं है कि इस स्थिति में पापा का जो गुणधर्म है या तो फिर बोल सकते हैं कि पापा का जो प्रभाव है नहीं आया है, आया है पापा का भी प्रभाव, लेकिन इसमें सिर्फ मम्मी का जो चेहरा है उसका संरचना दिख रहा है, उसका बनावट दिख रहा है, उसके जैसा दिख रहा है। तो मम्मी का जो यह चेहरा है वो प्रभावी लक्षण हो गया, क्योंकि प्रभावी लक्षण हम लोग उसी को बोलते हैं जो किसी जीव में स्थानांतरित होकर प्रदर्शित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी मम्मी और पापा का एक छोटा सा शिशु हुआ, यानी कि जन्म हुआ बच्चा का, ठीक है, और उस बच्चा का जो बाल है वो घुंघरेला है, और अगर देखा जाए तो मम्मी और पापा में से पापा का बाल घुंघरेला था, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो पापा का जो बाल घुंघरेला होना है ये एक प्रभावी लक्षण है। क्यों? क्योंकि पापा का रंग जो है घुंघरेला है और उसका बच्चा का रंग घुंघरेला है, लेकिन इस यहाँ पर अप्रभावी लक्षण क्या है, तो मम्मी का सीधा बाल, क्योंकि मम्मी का बाल सीधा है, लेकिन यही लक्षण वहाँ पर गया है बच्चा पे, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इस उत्तर को समझ गए होंगे कि माँ बाप का रंग अगर हल्का है, ठीक है, आँख का रंग हल्का है, तो उसका बेटा का जो रंग है, या तो फिर बेटी अभी नहीं दिया बच्चा दिया है, तो उसका भी रंग हल्का है। तो हल्का जो रंग है वो दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी लक्षण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि जैव विकास, ठीक है, और वर्गीकरण क्षेत्र किस प्रकार से आपस में संबंधित है, ठीक है, रिलेट करता है। तो चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर को समझते हैं। देखिए उत्तर में क्या लिखा है, जैव विकास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि पहले उत्पन्न जीवों का शरीर बाद में उत्पन्न जीवों के शरीर के से सरल था, अर्थात जीवों में विकास सरल से जटिलता की तरफ हुआ है। वर्गीकरण का भी यही आधार है। जीवों के सरल एवं जटिल के अनुसार हम उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। जैव विकास और वर्गीकरण क्षेत्र आपस में संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, अनुसार हम विभाजित करते हैं, अतः जैव विकास और वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि जो जैव विकास का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग को यही बात का पता चलता है कि जो पहले उत्पन्न जीव था, ठीक है, अगर हम लोग आज से पहले 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 चलते जाएं तो उसके बाद मान के चलिए कोई एक बिंदु ले लेते हैं, 2001 ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं 2023 जो अभी है। तो तभी और अभी का जो जीव का उत्पन्न होने का तरीका था उसमें भी अंतर आया है, साथ ही साथ तभी जो जीव होता था और अभी जो जीव होता है उसमें से तभी का जीव सरल होता था और अभी का जीव जटिल होता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि जीव में जो विकास हो रहा है वो सरल से जटिलता की तरफ हो रहा है, ठीक है। और वर्गीकरण का भी यही आधार है। इसी प्रकार से हम वर्गीकरण भी करते हैं कि जो लोग, यानी कि जो जंतु या जो जीव ज़्यादा सरल है उसको एक जगह रखते हैं, एक वर्ग में रखते हैं, जो उससे ज़्यादा सरल है उसको एक वर्ग में रखते हैं, जो थोड़ा सा जटिल है उसको एक वर्ग में, अलग वर्ग में, ठीक है। इस प्रकार से जीव जो विकास है उसका संबंध वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र से है, ठीक है। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे इस आंसर को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, यानी कि समजात अंग किसको बोलते हैं और समरूप अंग किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उदाहरण भी देना है। तो चलिए इसका आंसर को समझते हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर समझते हैं। ठीक है, इसका उत्तर में सबसे पहले हम लिए हैं समजात अंग को। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, वैसे अंग जो संरचना तथा उद्भव में समान हो लेकिन अलग अलग कार्य करते हो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। देखिए समजात अंग किसको बोलेंगे, वैसा अंग जो एक ही प्रकार से बना हुआ है, जिसका संरचना बिल्कुल सेम है। ठीक है, संरचना यानी कि बनावट में कोई भी अंतर नहीं है। उद्भव मतलब कि निर्माण। ठीक है, उद्भव मतलब हम लोग कह सकते हैं निर्माण। तो जिस अंग का संरचना यानी कि उद्भव यानी कि बनावट एक समान हो, बिल्कुल भी अलग नहीं हो, लेकिन उसी अंग से अलग अलग कार्य को किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। जैसे क्या लिखे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर हम लिखे हैं, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। यानी कि मनुष्य का जो हाथ है और कुत्ते का जो अगला पैर है, ये दोनों एक जैसा बना हुआ रहता है, एक जैसा बनावट रहता है, लेकिन इसका जो कार्य है वो अलग अलग होता है। अगर आप सामान्य रूप में देखेंगे तो हम अपने हाथों से खाते हैं, लेकिन कुत्ता अपने हाथ से नहीं खाता है। ठीक है, इसी प्रकार समजात अंग का अगला उदाहरण देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अगला इसका उदाहरण है मेढक और छिपकली। ठीक है, मेढक का जो अगला पैर होता है और छिपकली का पैर। ठीक है, मेढक और छिपकली का पैर एक जैसा बना हुआ रहता है। और भी हम देख सकते हैं मानव और पक्षी का। ठीक है, मानव का हाथ और पक्षी का जो पंख होता है वो भी समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अब समरूप समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं समरूप अंग को। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, वैसे अंग जो कार्य में समान हो लेकिन संरचना तथा उद्भव में अलग अलग हो उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ तथा तितली का पंख। देखिए समरूप अंग हम लोग किसको बोलते हैं, तो समरूप अंग हम लोग उसको बोलेंगे जो कार्य में समान हो, यानी कि एक ही कार्य करता हो, लेकिन संरचना यानी कि उनका बनावट और उद्भव जो है अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं समरूप अंग। जैसे तितली भी अपने पंख से उड़ने का कार्य करती है और पक्षी भी अपने पंख से उड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तितली भी पंछी भी चमगादड़ भी। ठीक है, ये सब सारा अपने काम उड़ने के लिए करते हैं, लेकिन इसका जो कार्य संरचना है वो अलग अलग है। ठीक है, देखिए तितली का पंख में हड्डी नहीं होता है, लेकिन चमगादड़ के पंख में हड्डी होता है। तो ये कौन सा अंग हो गया, समरूप, क्योंकि इसका कार्य एक है लेकिन संरचना अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए इसको शॉर्ट में ख़त्म कर दिए।